हरियाणा की बसावट से जुड़ा मजबूत ऐतिहासिक साक्ष्य 1915 ईस्वी में मिला। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक गाई एलकॉक पिलग्रिम ने दावा किया कि 105 करोड़ साल पहले शिवालिक में आदि मानव रहा करते थे, जो अब हरियाणा का हिस्सा है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में हरियाणा का जिक्र मिलता है। राज तरंगड़ी कल्हड़ की है, जिसमें आपने देखा होगा कि कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके मुताबिक कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापिंड ने यमुना से कालका तक के इलाके को जीत लिया था। उस समय रोहतक एक व्यापारिक शहर हुआ करता था। करीब 1100 साल पहले तक हरियाणा क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। इसे आर्यों का निवास स्थान और वैदिक संस्कृतियों का प्रचार घर कहा जाता था। लेखक और विचारक गिरीश चंद्र अवस्थी का दावा है कि ऋग्वेद में हरियाणा नाम का जिक्र मिलता है। वैदिक काल में इस क्षेत्र में एक राजा वरुराज होते थे, जिसके नाम के साथ हरियाणा विशेषण जोड़ा जाता था। आपको बता दें कि एक लेखक हैं जिनका नाम है रणधीर। इन्होंने अपनी किताब जिसका नाम है अखंड प्रकाश, उसमें लिखा है कि हरियाणा नाम हरिबंका शब्द से आया है। इस पूरे इलाके में किसान रहते थे। उन लोगों की खेती किसानी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर होती थी। हर साल बारिश के लिए लोग भगवान इंद्र यानी हरि की पूजा करते थे। बंका शब्द का अर्थ दुर्गम क्षेत्र होता है। इसी वजह से उस समय इस इलाके को हरिबंका कहा जाता था। प्रोफेसर H.A. फटके ने अपनी किताब हरियाणा एसेंट एंड मेडिवल में लिखा है कि 12वीं शताब्दी से पहले भौगोलिक तौर पर हरियाणा नाम की किसी जगह से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। 13वीं सदी में हरियाणा नाम रखे जाने को लेकर ऐतिहासिक साक्ष्य गयासुद्दीन बलवन के समय का मिलता है। रोहतक जिले के बोहर गांव में इस समय का एक शिलालेख मिला, जिसमें इस क्षेत्र का नाम हरिअंक लिखा था। इसके बाद 14वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का इस क्षेत्र में शासन था। उस समय के मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द लिखा मिला। भारत के इंपीरियल गजेटियर के मुताबिक यह पूरा इलाका समृद्ध और उपजाऊ होता था, इसलिए हरा शब्द से हरियाणा नाम रखा गया है। वहीं हिसार जिला गजेटियर के मुताबिक एक मौखिक परंपरा के आधार पर राजा हरिश्चंद्र के नाम पर इस इलाके का नाम हरियाणा पड़ा है। यानी कि कई बातें निकल के आती हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा है। साथ में अब हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा के चर्चित राजाओं की कहानियाँ। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान हरियाणा को दिल्ली सूबे के नाम से जाना जाता था। यहाँ 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, तराइन की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई और करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। हरियाणा में कई बड़ी रियासतें थीं, जिन पर अलग अलग समय में पंजाब और दिल्ली सूबे के राजाओं ने शासन किया हुआ है। इसमें जींद, नाभा, दुजाना, लोहारू, पटौदी, पटियाला, झज्जर, हिसार, बल्लभगढ़ प्रमुख थे। आपको बता दें कि चंद्रबरदाई को आप जानते ही होंगे कि पृथ्वीराज के कितने चहेते थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर की बेटी कमला से हुई थी। पृथ्वीराज का मौसेरा भाई जयचंद कन्नौज का शासक था। 1178 ईस्वी में राजा अनंगपाल ने जयचंद के बजाय अपने दूसरे नाती पृथ्वीराज को दिल्ली की सत्ता सौंपी। इससे जयचंद नाराज हो गया। कुछ समय बाद जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज से लब करने लगी, यानी कि प्यार करने लगी थी। ये बात उनके पिता जयचंद को भी पता चल गई, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पृथ्वीराज पसंद नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज से बड़े तो ये थे ही और पृथ्वीराज इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे, और यही उनको कहीं ना कहीं खलता रहता था। और भी बहुत सारी चीज़ें थीं कि पृथ्वीराज को दिल्ली के शासन में भी अधिकार मिलते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं जयचंद को नागवार गुजरती थी, और उसे अपना दामाद बनाना तो बहुत दूर, वो अपने साथ भी लेना नहीं चाहते थे। जयचंद के दरवाजे पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगा दी जाती है जब उनकी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा जाता है। यानी कि पृथ्वीराज को निमंत्रण तो दिया ही नहीं गया, लेकिन उनकी मूर्ति को वहाँ पे एक दरबान की तरह, जैसे वहाँ पे लोगों को रिसीव करने के लिए जो होते हैं दरबान, उसकी जगह पर इनको खड़ा कर दिया गया। जयचंद ने दरवाजे पर पृथ्वीराज की जब मूर्ति लगाई, जिसे संयोगिता ने जयमाला पहनाकर अपने प्रेम का इजहार कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही पृथ्वीराज कन्नौज पहुंच गए। युद्ध में जयचंद की सेना को हराकर पृथ्वीराज संयोगिता को साथ लेकर दिल्ली आ गए। पृथ्वीराज अपने राजकाज से ज़्यादा समय संयोगिता को देने लगे थे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आने वाले समय में दिल्ली पर हमला
हो सकता है। इस वजह से दिल्ली सूबे की सीमा से लगते हरियाणा के तारावड़ी, जो तराइन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, में सैनिकों के आराम के लिए पृथ्वीराज ने एक शानदार किला बनवाया। इसी बीच साल 1191 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तराइन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार चुका था। अब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के पड़ोसी राजाओं को अपनी ओर करने लगा। उसने जैचन और तोमर वंश के राजाओं को अपने साथ मिला लिया। साल आया 1192 का। 1192 में गोरी ने दोबारा तराइन यानी आज के करनाल और कुरुक्षेत्र के इलाकों पर हमला किया। इस बार अपने मौसेरे भाई जयचंद की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज हार गए। बताया जाता है, कहानियों में, इतिहास में कई जगह पर ये जिक्र मिलता है कि मोहम्मद गोरी को दोबारा जयचंद के द्वारा ही निमंत्रण दिया जाता है कि आइए पृथ्वीराज को हराइए। और जयचंद को कहीं ना कहीं लगता था कि गौरी आएगा और पृथ्वीराज को हराकर पूरा शासन जयचंद को दे के चला जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जयचंद की गद्दारी से पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे। मोहम्मद गोरी उन्हें अपने साथ लेकर गजनी चला गया। उनके दरबार के कवि चंद बरदाई पीछे पीछे गजनी पहुंच जाते हैं और वहां पे मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज चौहान को बहुत सारी यातनाएं देता है, उनको मारता पीटता है, उनकी खाल उधेड़ लेता है, उनकी आंखें निकाल लेता है। यानी कि उनको इस कदर तड़पाता है कि एक बार वो कह दें कि मैं तुम्हारे सामने हार गया हूँ, पर पृथ्वीराज चौहान बार बार उसे कहते थे कि तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। आपने डायलॉग सुना होगा ना कि पुष्पाराज कभी झुकेगा नहीं, तो वही वाली हाल पृथ्वीराज चौहान की थी। मोहम्मद गोरी ये चाहता था कि सिर्फ पृथ्वीराज चौहान एक बार ये कह दें कि मैं तुम्हारे आगे झुक गया हूँ, या उनकी दासता स्वीकार कर ले, यानी कि उनका गुलाम बन जाए, तो भी मैं जान बख्श दूंगा। और साथ ही साथ जितना भी साम्राज्य उसने भारत में जीता है वो सब के सब पृथ्वीराज को दे देगा। लेकिन पृथ्वीराज एक राजपूत और किसी के सामने झुकना नहीं, जान दे देना जैसी बातें उनके अंदर थी, और वहीं पर ये कहानियाँ होती हैं। लेकिन उससे इतर एक और कहानी मिलती है जिसमें चंद बरदाई जो थे वहाँ जब पहुँचे थे, चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान की कुछ प्लानिंग हो चुकी थी, और फिर उसके बाद एक युद्ध होता है या एक खेल होता है, जिस खेल को देखने के लिए जो मोहम्मद गोरी था एक सिंहासन पर बैठा हुआ था, और उसकी दूरी जो थी उसको चंद बरदाई ने एक कविता के अनुसार बताया। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको आइए बताते हैं। चंद बरदाई ने एक कविता बोली, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। कई इतिहासकारों का दावा है कि चंद बरदाई की ये कविता सुनकर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। यहीं पर पृथ्वीराज और उनके दरबारी कवि की भी हत्या कर दी गई। हालांकि गोरी की हत्या के साक्ष्यों पर कई इतिहासकार सवाल उठाते रहे। पृथ्वीराज के बाद दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों पर तुर्कों, मुगलों, मराठाओं और फिर अंग्रेजों का शासन चलता रहा। इतिहासकार कृष्ण चंद्र दहिया के मुताबिक हरियाणा में जाट वंश के पहले राजा गोपाल तेवतिया थे। उन्होंने 1705 में दिल्ली से सटे फरीदाबाद के आसपास के इलाकों में वल्लभगढ़ रियासत बनाई। अप्रैल 1821 में तेवतिया वंश के राजा राम सिंह के घर नाहर सिंह का जन्म हुआ। 1839 में पिता की मौत के बाद महज 18 साल की उम्र में नाहर सिंह राजा बन गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सेना के हमले का डर था। उन्होंने दिल्ली को अंग्रेजों से बचाने के लिए नाहर सिंह से दोस्ती कर ली। दिल्ली जीतने के लिए कई बार अंग्रेज सेना ने वल्लभगढ़ पर हमला किया। हर बार राजा नाहर सिंह मजबूत दीवार बनाकर दिल्ली से बचाते रहे। इसी बीच 10 मई 1857 को अंबाला और मेरठ में सैनिक विद्रोह की चिंगारी भड़क उठती है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। राजा नाहर सिंह को लगा कि यह अंग्रेजों को हराने का सही समय है। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी। अब अंग्रेजों के लिए मुगल शासक जफर से ज़्यादा मुसीबत राजा नाहर सिंह बन गए थे। अंग्रेजों ने दिल्ली जीतने के लिए चारों तरफ से घेरेबंदी शुरू कर दी। 14 सितंबर को अंग्रेज सेना दिल्ली में दाखिल हो जाती है। ब्रिटिश सेना के सामने बहादुर शाह जफर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब अंग्रेज अधिकारी राजा नाहर सिंह को हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। राजा नाहर सिंह एक प्रबल, बुद्धिमान और ताकतवर राजा थे और अपनी कुशलता से अब तक बचते चले आ रहे थे। जब जंग के जरिए नाहर सिंह को हराना मुश्किल हुआ तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए चाल चली। दिल्ली से बहादुर शाह जफर के गुप्तचर को राजा नाहर सिंह के पास भेजा गया। उन्हें यह संदेश भेजा गया कि बहादुर शाह तुरंत समझौता करना चाहते हैं।
नाहर सिंह जैसे ही दिल्ली के लाल किले में बहादुर शाह जफर से मिलने पहुंचे, उन्हें अंग्रेजी सेना ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। इलाहाबाद कोर्ट में उनके खिलाफ सरकारी खजाना लूटने के आरोप में केस भी चला दिया गया, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह 36 साल की उम्र में महान योद्धा राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक के बीच चौराहे पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। इतिहासकार गुलशन भारद्वाज के मुताबिक जींद रियासत के राजा राजस्थान के जैसलमेर स्टेट के राजा जैसल सिंह के वंशज थे। उनके वंश के 18वें राजा चौधरी फूल थे। उनके नाम पर फुल्किया राजवंश की शुरुआत हुई। पंजाब और हरियाणा की 3 बड़ी रियासतें, जिनमें नाभा, पटियाला और जींद, तीनों फुल्किया राजवंश का हिस्सा हैं। चौधरी फूल के परपोते का नाम गजपत सिंह था। गजपत सिंह ने 1768 में जींद रियासत की स्थापना की थी। हरियाणा के जींद रियासत पर राज करने वाले 7 राजाओं का जिक्र मिलता है, जिनमें जगपत सिंह 1768 से 1789, राजा भगत सिंह 1789 से 1819, वहीं राजा फतेह सिंह 1819 से 1822, राजा जगत सिंह 1822 से 1834, राजा स्वरूप सिंह 1834 से 1864 और राजा रघुवीर सिंह 1864 से 1887 और आखिरी राजा रणवीर सिंह 1887 से 1948 का जिक्र मिलता है। जयवंती शिवकंद ये पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। इनके मुताबिक पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन जींद 7 महीने बाद मार्च 1948 में आज़ाद हुआ था। ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन 7 महीने बाद मार्च 1948 में आपका जींद, जो एक हरियाणा का इलाका है, वर्तमान में आज़ाद हुआ। जींद के राजा ने भी खुद को आज़ाद रखने की भरसक कोशिश की थी। इसी वजह से 15 अगस्त 1947 को इस रियासत में तिरंगा नहीं फहराया जा सका। निहाल सिंह तक्षक ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर जींद राजा के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से 7 महीने बाद देश की आज़ादी संभव हो जाती है। 1864 में रघुवीर सिंह जींद के राजा बने। कुछ समय बाद उनके बेटे बलवीर सिंह को ही ये बात खटकने लगे। बलवीर अब खुद राजकाज संभालना चाहते थे, जबकि रघुवीर अपने बेटे बलवीर को सत्ता नहीं सौंपना चाहते थे। एक दिन बलवीर सिंह ने जहर देकर अपने पिता को मारने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर बच गए। रघुवीर हैरान हो गए कि उनका बेटा ही उन्हें जहर दे दिया। जब उनके मंत्रियों ने बताया कि उनका बेटा बलवीर ही उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार राजा ने अपने बेटे बलवीर को फांसी की सजा दे दी। बाद में बलवीर के 7 साल के बेटे रणवीर सिंह को राजगद्दी पर बिठाया गया। उनके राजकाज को चलाने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। रणवीर सिंह जब बालिग हुए तो उन्हें हर तरह के अधिकार दिए गए। इस मौके पर लॉर्ड कर्जन से लेकर पंजाब के गवर्नर तक शामिल हुए। राजा रणवीर सिंह को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला गया था। रणवीर सिंह हरियाणा में सबसे ज़्यादा समय तक किसी रियासत में राज करने वाले राजा बन चुके हैं। इतिहासकार गुलशन भारद्वाज के मुताबिक अपनी आदतों की शौक की वजह से राजा रणवीर सिंह की पहचान एक अय्याश राजा के रूप में होने लगी, यानी कि भोग विलास में लिप्त रहने वाले राजा थे। वह दिन में 33 पैक शराब पी जाते थे। जब कोई अंग्रेज अफसर दिल्ली से आने वाले होते तो कई दिनों पहले से अधिकारी उन्हें कम शराब पीने की सलाह देते थे, ताकि अंग्रेज अधिकारियों से बात करते वक्त वह पूरी तरह से होशो हवास में रहें। इतना ही नहीं, उन्हें छोटे छोटे कुत्ते पालने का भी शौक था। कपूरथला के दीवान रहे जर्मनी दास के मुताबिक 1920 के दशक में राजा महाराजा मनोरंजन के लिए अक्सर पार्टियां आयोजित करते थे। इन पार्टियों में अंग्रेज अफसर और उनकी बीवियां भी आती थीं। एक बार मसूरी में आयोजित इसी तरह की पार्टी में ओलिव अपनी मां लिज्जी के साथ आई हुई थी। ओलिव मूल रूप से बेल्जियम की रहने वाली थी। इस पार्टी में पहली बार जींद के राजा की मुलाकात ओलिव से हुई। रणवीर सिंह की डेलमा और गुरचरण कौर नाम की 2 सिख बीबियां थीं। इसके बावजूद पहली ही मुलाकात और बातचीत में राजा रणवीर सिंह ओलिव को पसंद करने लगे। इस कार्यक्रम के बाद जब ओलिव मुंबई चली गई तो राजा उनके पीछे पीछे मुंबई तक पहुंच जाते हैं। राजा रणवीर सिंह जब भी मिलते थे तो ओलिव को महंगे उपहार देते। ओलिव भी उनसे जब प्यार करने लगी तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया। ओलिव अपनी मां की इजाज़त से शादी करना चाहती थी, जबकि उनकी मां इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। ओलिव की मां लिज्जी ने पहले तो साफ तौर पर इस शादी से मना कर दिया, लेकिन जब राजा रणवीर सिंह ने हर हाल में ओलिव से शादी करने की इच्छा जताई तो लिज्जी ने अपनी बेटी से शादी कराने के लिए उनसे 50,000 रुपये की मांग कर दी। राजा ने तुरंत ये मांग पूरी कर दी और 50,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी राशि थी।
देश की आज़ादी के बाद हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की रियासतों को मिलाकर एक पेप्सियो यानी पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ बनाया गया। पेप्सियो के लिए एक राजा प्रमुख की जरूरत थी। इतिहासकार गुलशन भारद्वाज के मुताबिक सबसे सीनियर होने की वजह से यह माना जा रहा था कि रणबीर सिंह को पेप्सियो का प्रमुख बनाया जाएगा। हालांकि पटियाला के राजा महाराजा यादवेंद्र सिंह को भारत सरकार की ओर से पेप्सियो का अध्यक्ष बनाया गया। इस फैसले से उनको सदमा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली आने के दौरान इसी चिंता में उनकी हार्ट अटैक से मौत भी हो जाती है। हरियाणा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जनपद काल, हर्षवर्धन से गजनी तक, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ कर दूं। सिंधु घाटी सभ्यता जो 1800 ईसा पूर्व में थी, हिसार और राखी गढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता के समय का सोने के सींगों वाला बैल मिला है। यहाँ सरस्वती नदी के किनारे इंसानों के रहने के सबूत भी मिले हैं। जनपद काल की बात करें तो 4वीं से 6वीं शताब्दी में इसमें 3 प्रमुख जनपद यहाँ हुआ करते थे: कुरु, मत्स्य, मेवात। कुरु में कुरुक्षेत्र का इलाका, मत्स्य में मेवात का इलाका और सूरसेन में वज्र का इलाका मिलता था। फिर हर्षवर्धन से गजनी तक का जो समय था 7वीं शताब्दी से 1009 ईस्वी तक रहा। राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी बनाई। उनकी मृत्यु के बाद मिहिर भोज और फिर महेंद्र पाल का यहाँ शासन हुआ। तोमर वंश और फिर गजनवी ने शासन किया। 1200 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की सत्ता पर बैठे तो तरौरी और हांसी में इन्होंने किले बनवाए। सल्तनत काल आता है जो 1300 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक रहा। 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी ने हरियाणा के इलाके पर जीत हासिल की। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार में एक किला बनवाया। राजा सोनपर माल ने मुस्लिम धर्म अपनाया और नाम बदलकर राजा नाहर खान कर लिया। 1500 ईस्वी तक हरियाणा के एक बड़े इलाके पर शासन इनका रहा। मुगल से मराठा तक की अगर बात करें तो 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई नवंबर 1556 में हुई। अकबर के सेनापति बैरम खान ने रेवाड़ी में पले बढ़े स्थानीय हरियाणवी व्यापारी हेमू को हरा दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई। अहमद शाह ने जीत हासिल की। ब्रिटिश शासन का दौर 1800 ईस्वी से 1947 तक चला। 857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी। साल 1900 तक अंग्रेजों ने हरियाणा को 3 हिस्सों में उत्तरी क्षेत्र रोहतक, हिसार, पानीपत तथा सोनीपत, केंद्रीय क्षेत्र भिवानी, महेंद्रगढ़ और दक्षिणी रेवाड़ी, गुड़गांव, होडल, पलवल क्षेत्र में बांट दिया गया। हरियाणा का बड़ा हिस्सा पंजाब में जबकि कुछ दिल्ली क्षेत्र में आता था। आज़ादी के बाद 1947 की बात करें तो नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बनता, यानी कि हरियाणा 1966 तक पंजाब राज्य का हिस्सा था और 1966 में नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक अलग राज्य बन जाता है। अभी हमने आपको बताया कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे उसकी शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी। तो ये हरियाणा राज्य की हम बात कर रहे हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें, जैसे यूपी में बात करें तो इसकी शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। और फिर मंगल पांडे जो थे उन्होंने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारी को गोली से मार देते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे, तो ये हर स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है कि आज की कहानी में आपको हरियाणा राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है, जिससे कि आपको ये पता चल गया होगा कि हरियाणा का एक पृष्ठभूमि क्या थी, किस प्रकार से वहाँ पे ये सारे राजवंश कार्य करते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, जिसमें हम कुछ और नई चीज़ों को लेकर आएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि हरियाणा राज्य क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।